गुड मॉर्निंग और 10 के दमदार ट्रेड्स में आपका स्वागत है। ये शो आप देखेंगे मेरे और वीरू के थ्रू और एक बहुत ही दमदार पैनल आज हमारे साथ शो में। पिछले शो से एनएवी इन्वेस्टमेंट के आशीष बहेरी और कैटलिस्ट वेल्थ के प्रशांत सावंत बने हुए हैं। नई स्ट्रैटेजी बताने के लिए निर्मल बैंक की स्वाति होतकर जुड़ेंगे और कोटक सिक्योरिटीज के श्रीकांत चौहान भी शिरकत होंगे कुछ ही देर में। और बिग मार्केट वॉइसेस में आज 361 की प्रेसिडेंट अनु जैन जुड़ेंगे हमारे साथ। इसके अलावा सुमित बात करेंगे जो HDFC का आज का आखिरी दिन है उसको लेकर किस तरीके का बेहमत HDFC रहा है, ये आखिरी पारी, इस पर बात होगी। लेकिन इस सबसे पहले एक बार जरा मार्केट पर नज़र डालते हैं और निफ्टी अब 19,470 पर, बैंक निफ्टी में अब HDFC बैंक की अगुवाई में एक बाइंग शुरू हुई है 44,883 पर इस समय बैंक निफ्टी। और मिड कैप इंडेक्स में अच्छी खासी बाइंग बनी हुई है। उसके अलावा कुछ स्टॉक्स जहां पर अच्छे खासे मूव्स हैं, आयशर मोटर्स अब इस समय डे हाई पर, कोटक महिंद्रा बैंक डे हाई पर, HDFC ट्विंस डे हाई पर, IDFC ट्विंस डे हाई पर। और उसके अलावा वीरू एक और स्टॉक जहां पर अब थोड़ी लिक्विडिटी वापस बन रही है, मॉर्निंग सेशन में लिक्विडिटी बनती है यहाँ पर, वह यूनाइटेड ब्रूरीज UBL। तो अच्छे मूव्स इस समय मार्केट में। ऑब्वियसली लोअर साइड पर अभी भी डेल्टा कॉर्प F&O का टॉप लूजर बना हुआ है और अभी भी ये स्टॉक जो है करीब करीब 10% नीचे। वीरू, वैसे लिक्विडिटी की जरूरत इसमें शाम को होनी चाहिए, इसमें सुबह होती है। हाँ, और शाम को नहीं होती है। बिल्कुल, ये भी इनवर्स कोरिलेशन है, बट इट्स डूइंग वेल। 1498 पे इसी से शुरुआत करते हैं। दरअसल मैं जब इसके चार्ट्स को देख रहा था अनुज, और इसका एक काम करते हैं, एक व्यू ले लेते हैं अगर ट्रेड है तो। यहाँ पे आशीष बहेरी जी बहुत संक्षेप में रखिएगा, ये अपने पिछले 2 दिन के 3 दिन के ट्रेड क्लस्टर को बाइसेक्ट करता हुआ 1497 कोई व्यू आपका यहाँ पर? यहीं से कोलैप्स हुआ था 2 दिन पहले जी वीरेन जी। इनफैक्ट 20 डायमा को जिस हिसाब से रीगेन कर रहा है UBL, हमें लगता है कि एक पोजीशन बनाई जा सकती है इसमें तेजी की तरफ। 1480 का एक SL मेंटेन करे, जिस हिसाब का मूव है वेरी 20 डायमा के ऊपर सस्टेन करता है आज पूरे दिन, तो इसमें वापस एक 1525 तक के लेवल्स देखने मिल सकते हैं। तो खरीदारी की सलाह है, विद स्टॉप लॉस ऑफ 1480। ओके, चलिए अब पैनल को अपने स्क्रीन पे रखते हैं और अच्छा एक काम करते हैं, थोड़ा सा इंडेक्स को देख लेते हैं। इंडेक्स मोर और लेस वो जो परसों ट्रेड था जिसमें एक स्विंग था करीब 440 का 436 का, कल हमने मॉर्निंग में उसको बाइसेक्ट किया, हमने फिर 500 से स्लिप किया। बट रिलायंस का कमांडिंग पोजीशन में होना कोलैप्स की जो पॉसिबिलिटी है उसको कम से कम दरकिनार कर देता है। बिल्कुल देर सवेर 19,500 बाइसेक्ट हो जाए इसकी पॉसिबिलिटी लग रही है, क्योंकि आप निफ्टी बैंक को देखिए, निफ्टी बैंक फिर वही अपने ऑप्शन बेस से रिकवर होके कॉल राइटर्स को स्ट्राइक करता हुआ इस वक्त। नहीं बिल्कुल वीरू, इसमें कोई डाउट नहीं है। और मार्केट ने कल भी जिस तरीके से एक पूरे तरीके से मंडे के हाई से ऊपर ट्रेड किया था, उससे एक चीज़ तो क्लियर हो गई थी कि वापस बाय ऑन डिप्स का मार्केट है और लोअर लेवल पर आपको डिप्स मिलेंगे तो उनको आप ऐड करिए। और आज जो अच्छी चीज़ मार्केट के लिए हो रही है कि आपके 2 सबसे बड़े स्टॉक्स रिलायंस और HDFC बैंक दोनों मोड में हैं आज। हालांकि इसमें इंट्राडे में HDFC बैंक में अब थोड़ा सा अभी भी रिस्क फैक्टर ओपन रहेगा, लेकिन फिर भी मुझे लग रहा है कि शॉर्ट ट्रेड तो बिल्कुल नहीं है मार्केट में, है ट्रेड लॉन्ग साइड की। और 19,500 19,523 एक बार अगर आपने निकालना शुरू किया तो मुझे लग रहा है बहुत बड़ी स्विंग 19,700 तक की ओपन होगी मार्केट में। मोमेंटम बहुत स्ट्रांग है। अच्छा, मिड कैप इंडेक्स मेरे ख्याल से आज हमने सुबह बात की थी कि शायद मिड कैप इंडेक्स आज सुबह सुबह की ट्रेड में ऑल टाइम हाई लगाए और 36,403 था वो मिड कैप इंडेक्स का ऑल टाइम हाई वीरू। और आज का आप हाई देखिए, अब इस समय आज का हाई 36,395, तो करीब करीब हम तैयारी कर रहे हैं मिड कैप इंडेक्स पर एक ऑल टाइम हाई लगाने की। अगर यहाँ ऑल टाइम हाई लग गया तो मुझे लग रहा है बाकी लार्ज कैप्स में भी थोड़ा ट्रैक्शन आएगा। वाकई मिड कैप इंडेक्स अच्छा 130 अंकों पर मार्केट ब्रेथ को अच्छा करता हुआ। हमारा स्क्रीन पर 4 मेहमान हैं, आशीष बहेरी, प्रशांत सावंत, स्वाति होतकर, श्रीकांत चौहान। आप सभी का कार्यक्रम में स्वागत है। एक एक करके डेट स्पीक करना शुरू करते हैं। श्रीकांत, गुड मॉर्निंग। कल दोपहर तक आपको थोड़ी सी परेशानी थी, दुविधा थी कि इंडेक्स में क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, बेटर टू फोकस ऑन स्टॉक्स। अभी इंडेक्स पे कोई व्यू बन रहा है बहुत संक्षेप में, और आपके 2 स्टॉक फ्यूचर्स? गुड मॉर्निंग वीरेंद्र, गुड मॉर्निंग अनुज। देखिए बिल्कुल, अगर इंडेक्स में अगर अभी भी देखें तो मुझे लगता है कि जब तक मार्केट 19,530 के लेवल्स को क्रॉस नहीं करता तब तक इट इज बेटर टू फोकस ऑन स्टॉक्स। काफी सारी हलचल है, काफी सारे स्टॉक्स में हम एक्शन देख रहे हैं। और मुझे तो इनफैक्ट आज यानी कि जो लार्ज कैप और स्मॉल कैप, मिड कैप में जो हमने तेजी देखी थी उसके बाद अभी स्मॉल कैप में वो तेजी लौट रही है। श्रीकांत मैं आपको 1 मिनट के लिए रोकूंगा। एक थोड़ा सा न्यूज को एड्रेस करते हैं। GST काउंसिल की बैठक में जो 28% GST का फैसला लगा, इस पर चर्चा के लिए हमारे साथ नजारा के फाउंडर और CEO नीतीश मित्रसेन जुड़ गए हैं। नीतीश, गुड मॉर्निंग, बहुत बहुत स्वागत है शो में।
पहला सवाल आपसे ये है कि ये काफ़ी टाइम से डेलिब्रेशन चल रहा था, 2 साल से डेलिब्रेशन चल रहा था, अब फाइनली इस पर एक आउटकम आ गया है और जीएसटी 28% लगा है। आप इन बदलावों को कैसे देख रहे हैं? ये जो डिसीजन है, ये जो हमारे इंडस्ट्री में जो स्किल बेस्ड रियल मनी गेमिंग स्पेस है, जिसमें कंज्यूमर्स कुछ ना कुछ पैसा गेम में डालते हैं और फिर अगर वो गेम अच्छा खेलते हैं तो उसमें से उन्हें पैसा वापस मिलता है, विनिंग्स मिलती है। इसके ऊपर लागू हुआ है कि जो अमाउंट जो कंज्यूमर्स पैसे डाल रहे हैं अंदर, जो एंट्री फी है उस पर 28% लागू होएगा। अभी तक जो स्किल बेस्ड रियल मनी गेमिंग कंपनीज थी 18% ऑन द प्लेटफॉर्म कमीशन पे करती थी। समझिए 100 रुपये का एंट्री फी हुआ, उसमें गेमिंग कंपनी 10 रुपया कमाती थी। 10 रुपये पे 1.8 रुपीज मतलब 18% की फी पे करती थी जीएसटी को। अब जो गवर्नमेंट बोल रही है कि अगर 100 रुपये की एंट्री फी हुई तो उस पर आपको 28 रुपये जीएसटी पे करना पड़ेगा। तो ये जो स्किल बेस्ड रियल मनी गेमिंग कंपनीज है उनके लिए बहुत प्रॉब्लम स्टेटमेंट है, बिकॉज उनकी खुद की रेवेन्यू ही 10 रुपये है और अभी गवर्नमेंट इज आस्किंग फॉर 28 रुपीज ऑफ जीएसटी। दैट इज वेयर ये पूरी प्रॉब्लम इंडस्ट्री को आ रही है। क्या ये सब कैटेगरीज पर लगेगा? और ये जो डिबेट चली हुई थी स्किल वर्सेस गैम्बलिंग, एक स्किल वर्स गेम्स पर एक अलग व्यू होना चाहिए और जो चांस बेस्ड है या गैम्बलिंग है उस पर अलग व्यू होना चाहिए, वो तो अब क्लियरली खारिज हो गया। तो क्या ये अब एट पार होंगे बेसिकली? द गवर्नमेंट और द जीएसटी काउंसिल ने कहा कि हम कुछ इसमें डिस्टिंक्शन नहीं कर रहे। अगर कंज्यूमर गेम में पैसा डाल रहा है जीतने के लिए पैसा, वो गेम ऑफ स्किल हो या गेम ऑफ चांस हो, हम 28% और एंट्री फी लागू करेंगे। ये थोड़ा इंडस्ट्री के लिए सरप्राइज है। इंडस्ट्री एक्सपेक्ट कर रही थी कि वो जो गेमिंग कंपनी की कमीशन रहती है, प्लेटफॉर्म फी रहती है, उस पर लागू होएगा। तो कल से काफ़ी हलचल है गेमिंग इंडस्ट्री में और जो हमारे गेमिंग इंडस्ट्री के एसोसिएशन है वो काफ़ी अभी एक्टिव हो गए कि इस चैलेंज को कैसे मिटिगेट करें। तो नितेश जी, एग्जैक्टली जानना चाहूंगा मैं यहाँ पे, ये जो टैक्स ढांचे में बदलाव किए गए हैं आपके लिए, इस इंडस्ट्री के लिए, आपके रेवेन्यू पे, टॉप लाइन पे इसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा? तो सिंपल आंसर है कि ये कंट्रीब्यूशन हमारे बिजनेस में पिछले साल FY23 में 5.2% था। नज़ारा के लिए एक बहुत छोटा कंट्रीब्यूटर है बिजनेस और इसीलिए हमारा इम्पैक्ट एक्चुअली बहुत मिनिमल है। हमारे बहुत सारे दूसरे ग्रोथ इंजन है। हमारा 60% ऑफ रेवेन्यू इंटरनेशनल मार्केट से आता है, जो जिसमें भी काफ़ी ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज है। तो मेरा ख्याल है कि नज़ारा के लिए ये एक छोटा सा सेटबैक है, बट हम इसको बहुत इजीली मैनेज कर सकते हैं और हमारे फाइनेंशियल परफॉर्मेंस पे आपको मिनिमल इम्पैक्ट दिखेगा। इसका एक कारण है कि हम नज़ारा को 23 साल से चला रहे हैं और मैंने गेमिंग इंडस्ट्री में बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स देखे, बहुत सारे डिस्ट्रप्शंस देखे, टेक्नोलॉजी के वजह से, रेगुलेटरी चेंजेस के वजह से। और इसलिए जो हमने नज़ारा का गेमिंग प्लेटफॉर्म बनाया है, एक एकदम डाइवर्सिफाइड प्लेटफॉर्म बनाया है, डाइवर्सिफाइड बाय प्रोडक्ट, डाइवर्सिफाइड बाय ज्योग्राफी, डाइवर्सिफाइड बाय बिजनेस मॉडल। तो वो उसको हिलाना इतना आसान नहीं है, टचवुड। पर वो जो हमारी इंडस्ट्री आरएमजी इंडस्ट्री है उसके लिए काफ़ी पेनफुल प्रॉब्लम है। और नज़ारा इज अ लार्ज स्टेक होल्डर इन आवर इंडस्ट्री, सो वी विल प्ले एक्टिव रोल with the industry, with our peers, to try and find a solution. एग्जैक्टली नितेश जी, आपने कहा कि आपका जो रेवेन्यू मॉडल है और या फिर जो कारोबार है वो काफ़ी डाइवर्सिफाइड है, लेकिन आपने ये बात भी स्वीकार करी कि हाँ इसका इम्पैक्ट होगा। ये इम्पैक्ट, ये चेंजेस जो होंगे अप्लाइड होंगे प्रोस्पेक्टिवली होंगे या फिर इसका कोई एक रेट्रोस्पेक्टिव इम्पैक्ट भी होगा? नहीं, मुझे लगता है ये प्रोस्पेक्टिवली होना चाहिए। आई थिंक रेट्रोस्पेक्टिवली वुड बी वेरी अनफेयर, बिकॉज इंडस्ट्री बहुत सालों से क्लैरिटी मांग रही है और ये क्लैरिटी आते आते बहुत टाइम लग गया है। तो उसके लिए इंडस्ट्री को रेट्रोस्पेक्टिवली जाके पेनलाइज करना, तो सारी कंपनीज को बंद ही होना पड़ेगा और कोई ऑप्शन रहेगा नहीं।
एक्चुअली ये अभी भी थोड़ा क्लैरिटी की शायद इसमें वेट है कि रेट्रो या प्रोस्पेक्टिव। अच्छा, एक इन सब से हटकर एक अलग बात करें, आप एक QIP प्लान कर रहे हैं 750 करोड़ का, इसकी क्या ज़रूरत है? आपके पास ऑलरेडी काफ़ी कैश है। हमें लगता है कि जो मार्केट सेंटिमेंट पिछले 1-1.5 साल से रहा है इंडिया में भी और ग्लोबली, जहाँ मार्केट्स डाउन है, वैल्यूएशंस काफ़ी कंपनीज के नीचे है, उसके वजह से नज़ारा के पास बहुत सारे अच्छी अपॉर्चुनिटीज है। पिछले 1 साल में हमने काफ़ी, हमारी जो डील पाइपलाइन है उसको काफ़ी स्ट्रॉन्ग करा हुआ है। तो ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है हमारे लिए, एक गेम चेंजिंग स्टेप्स लेने की। एंड इस कारण से ही हम ये QIP या जो भी प्रेफरेंशियल इशू करेंगे, फंड रेज करेंगे, इस विजन से करेंगे कि हम नज़ारा को एक दूसरे लेवल पे ले जा सके। तो बहुत बहुत शुक्रिया आज आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमसे बात करने के लिए। और क्लियरली अभी भी थोड़े बहुत यहाँ पर फैक्टर्स हैं कि क्या होने वाला है, क्या रेट्रो या नहीं, लेकिन ये क्लियरली एक सेटबैक है। नीतीश, आपने कहा, लेकिन आप जैसा आपने कहा, आप पहले भी कई सेटबैक्स झेल चुके हैं और तैयार हैं इसके लिए, लेकिन अभी के लिए तो ये सेटबैक। हालांकि स्टॉक में रिकवरी है आज नज़ारा टेक में। नज़ारा टेक लोअर लेवल से अच्छी खासी रिकवरी दिखा रहा है, करीब 4-4.5% ही नीचे रह गया है अब। और डेल्टा की फ्रीज नहीं खुल रही है, बहुत इंटरेस्टिंग है। अब तक खुल जानी चाहिए थी, 1 घंटा हो गया ऑलमोस्ट, लेकिन 10% नीचे अब इस समय ये स्टॉक। चलिए अब अपने एक्सपर्ट्स के पास वापस चलते हैं। सचिन, सॉरी श्रीकांत, आपकी स्टॉक कॉल्स रह गई थी, बताइए इस समय की स्टॉक कॉल्स। बिल्कुल। तो देखिए, अगर आज के दिन में अगर आप देखें तो कई कई सारे PSU स्टॉक्स में काफ़ी अच्छी एक्टिविटी बनी है और मुझे लगता है वहाँ पे फ़ोकस करना ज़रूरी है। साथ ही साथ कुछ स्मॉल कैप, मिड कैप कंपनीज़ में भी वापस एक्शन लौट रही है। करंट लेवल से मुझे लगता है कि अगर सबसे पहले अगर किसी एक स्टॉक को अगर फ़ोकस करना है तो वो है इंजीनियर्स इंडिया, जो ट्रेड कर रहा है अराउंड 122 हाफ। एक अच्छे इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस के ऊपर ट्रेड कर रहा है, तो यहाँ से अगर इसमें रैली बनती है तो जो नेक्स्ट लेवल्स बनेंगे वो 140 या 144 के भी बन सकते हैं। करंट लेवल से इंजीनियर्स इंडिया को लॉन्ग करें। स्टॉप लॉस रखे यहाँ पे 118 रुपए का, और टारगेट्स विद अ वेरी शॉर्ट टर्म व्यू 130 132 के रख सकते हैं। और इसके अलावा जो मुझे अच्छा लग रहा है वो है AB कैपिटल। कई दिनों के बाद एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट से एक बड़ी रिकवरी बनी है। 50% रिट्रेसमेंट करेक्शन के आसपास आने के बाद रिवर्सल बना है, तो करंट लेवल से AB कैपिटल को लॉन्ग करें 186, स्टॉप लॉस एट 183, टारगेट्स 193 एंड 195। ओके, आदित्य बिरला कैपिटल आपकी स्क्रीन पे 186.35 पे ट्वीट करता हुआ। स्वाति, गुड मॉर्निंग। आपके 2 कन्विक्शन ट्रेड्स क्या रहेंगे इस वक्त के? यस, गुड मॉर्निंग। आज के लिए मेरे दोनों ही बाय कॉल है। एक है सिप्ला पे। अगर आप सिप्ला का चार्ट देखोगे तो ऑलमोस्ट एंड ऑफ जनवरी ने इसने ब्रेकडाउन दिया था 200 DMA का, एंड आफ्टर अ 6 मंथ ऑफ स्पैन ऑफ टाइम ये वापस 200 एवरेज गेन किया है 200 DMA। लास्ट 2 दिन से काफी उसके ऊपर वेल सस्टेन्ड है, पॉजिटिव क्लोजिंग रख रहा है। मुझे लगता है ये काफी एक स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन है ऑन द टेक्निकल टर्म्स में कि ये 200 मूविंग एवरेज के ऊपर काफी वेल सस्टेन्ड है। ऑल्सो द इंटरेस्टिंग फैक्ट कि RSI जो रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स है वो भी पॉजिटिव साइड में टर्न आउट हो रहा है, तो मुझे लगता है इसमें काफी एक स्ट्रॉन्ग पोटेंशियल या पॉजिटिव रैली हमें देखने मिल सकते हैं 1070 के रेंज में। करंटली ये 1030-31 के रेंज में चल रहा है, तो करंट लेवल पे बाय कीजिएगा। 1010 का स्टॉप लॉस प्लेस कीजिएगा फॉर इमीडिएट टारगेट ऑफ 1070। सेकेंड बाय कॉल मेरा भारत फोर्ज पे है। भारत फोर्ज का अगर आप चार्ट देखोगे तो लास्ट वीक हम लोग ने जिसमें करेक्शन देखा था, ये 220 DMA एक बार इसने टेस्ट किया था, वहां से वापस एक पुल बैक रैली नजर आई थी। वीकली चार्ट में ये डाउनवर्ड स्लोपिंग ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट दे रहा है। लाइन चार्ट्स में आप देखोगे तो आपको ब्रेकआउट क्लियरली इंडिकेट हो जाएगा। तो ये जो टेक्निकल पैटर्न्स है वो काफी एक स्ट्रॉन्ग पैटर्न्स है ऑन लार्जर डिग्री पे से वीकली चार्ट्स पे, तो मुझे लगता है इसमें एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम रैली हमें देखने मिल सकते हैं 880-890 के रेंज में। तो करंट लेवल पे आप बाय कीजिएगा। 850 का स्टॉप लॉस स्ट्रिक्ट रखिएगा फॉर इमीडिएट टारगेट ऑफ 880 लेवल्स। ओके, चलिए आशीष भाई जी, आपकी फ्रेश पिक्स। जी अनुज जी, कैन बैंक में खरीदारी की सलाह रहेगी। बहुत अच्छा सेटअप कैन बैंक में दिख रहा है। जिस हिसाब से मूव कैनरा बैंक में आ रहा है, मुझे लगता है कि मूव यहाँ से इनिशिएट हो रहा है। 342 के टारगेट के लिए इसमें पोजीशन बनाई जा सकती है। जो स्टॉपर्स इसमें मेंटेन करना है वो 331 का एक एसएल मेंटेन करे। सेकंड जो ट्रेड अच्छा लग रहा है वो ल्यूपिन में खरीदारी की सलाह है। आज फ्रेश ब्रेकआउट ल्यूपिन में देखने मिला है, और जिस हिसाब का स्ट्रक्चर बना हुआ है, मुझे लगता है कि ल्यूपिन अब यहाँ से 955 तक के लेवल दिखा सकता है। तो ल्यूपिन में खरीदारी की सलाह है। जो इसमें स्टॉप लॉस मेंटेन करना है वो 910 का एक एसएल मेंटेन करे। ओके,
आशीष जी, आपका टारगेट हिट हुआ HDFC AMC पर, एक बार उसको अपडेट कर लेते हैं। आपका वो सेकंड टारगेट ऑन है अब? जी अनुज जी, सेकंड टारगेट ऑन है और हमें लगता है कि इन लेवल्स पे भी अभी थोड़ा सा टारगेट हिट होने के बाद थोड़ा नीचे आ गया, तो इन लेवल्स पे भी खरीदारी की जा सकती है। 2290 का एक स्टॉप लॉस बस इसमें मेंटेन करे और हमें लगता है कि 2390 तक के लेवल्स इसमें देखने मिल सकते हैं। ओके, ट्रेड्स पूरे हुए यहाँ पे। अभी यहाँ पे ये HDFC AMC के साथ आशीष बहती जी के, प्रशांत जी के ट्रेड्स का चलते हैं। प्रशांत जी, आपके 2 ट्रेड्स क्या रहेंगे? जी वीरू जी, मेरा फर्स्ट पिक होगा एल्केम, सेक्टर सपोर्ट है। यहाँ पे मैं 3460 3460 का स्टॉप लॉस रखूंगा। आई एम सॉरी, एल्केम मैंने दिया हुआ है। मेरा फर्स्ट पिक लॉरस लैब्स होगा, फार्मा सेक्टर से। यहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस होगा 344 344। करंट प्राइस जो है वो 357 के, और जो मेरा टारगेट होगा वो 380 380 का होगा। नेक्स्ट पिक जो मैं देख रहा हूँ वो होगा NTPC। यहाँ पे मैं एक थोड़ा ब्रेकआउट प्रीएम्प्ट कर रहा हूँ। मैं स्टॉप लॉस रखूंगा 188 188 स्पॉट पे। जो टारगेट में देख रहा हूँ करीबन 205 205 का। तो लॉरस लैब्स और NTPC ये 2 मेरे पिक्स होंगे। ओके, चलिए, अब कुल मिला के 8 ट्रेड्स आपकी स्क्रीन पे आए। इंडस्ट्रीज पे चर्चा हुई, एक ब्रेक का वक्त है और ब्रेक के बाद बिग मार्केट वॉइसेस में आज की खास चर्चा हमारे साथ आज जुड़ेंगी बात करने के लिए बाजार के स्ट्रक्चर पे अनुज जैन, प्रेसिडेंट 361 की। उनसे खास बातचीत ब्रेक के उस छोर पर। अभी हाजिर होते हैं। बाजार का टेक्निकल सेटअप समझाने के लिए आज हमारे साथ हैं 361 की प्रेसिडेंट अनु जैन। अनु, गुड मॉर्निंग। वन वे रैली मार्केट में, क्या ये यहाँ से भी आगे कंटिन्यू करेगी 20,000 21,000 की तरफ? क्या निफ्टी बढ़ रहा है? क्योंकि ये 2003 से 7 वाली फीलिंग दे रहा है मार्केट, जिस तरीके से, जिस पेस से ये रैली आई है। डेफिनेटली वही फीलिंग आ रही है जो 2003 से 7 थी। आई डोंट नो आप कितने मैच्योर थे उस समय, मैं काफी नई थी मार्केट्स में, एंड उस समय हम उस चीज का बिल्कुल फायदा नहीं उठा सके थे। बट जो इस समय है, एंड जो मुझे एक फर्क दिख रहा है कि ये रैली भी काफी मैच्योर है एक तरीके से। हर 2 सीढ़ी चढ़ के एक इट टेक्स अ पॉज। हमने वो देखा है कि बैंक निफ्टी ने लीड किया, फिर पॉज किया, फिर दूसरे सेक्टर्स ने पिकअप किया। तो डेफिनेटली द सेटअप इज गुड। हमने जो पिछले 15-20 दिन में देखा है कि 19,930 और 19,550 के बीच में ये मार्केट कंसोलिडेट कर रहा है। एंड एक बार ये 19,550 के ऊपर निकला तो ये आपको 20,000 की तरफ का मूव डेफिनेटली रहेगा। वॉट इज ऑल्सो, मतलब जो मुझे एक तरीके से बहुत मच्योर लग रहा है कि एफआईज भी आके या डोमेस्टिक्स भी आके कोई एक सेक्टर को इस तरीके से नहीं चला रहे हैं कि वो एक अनबायबल रेंज में चला जाए। इवन जो हमारे डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड्स हैं, उन्होंने मिड कैप स्मॉल कैप्स के ऊपर जो एक लिमिट्स लगाई हैं कि हम इस फंड में और पैसा नहीं लेंगे या सिर्फ एसटीपी से लेंगे, वो आई थिंक काफी मच्योर तरीका है। और अभी हम इलेक्शन से 1 साल दूर हैं। प्री इलेक्शन ईयर इज ऑलवेज अ इंफ्रा ग्रोथ ईयर। तो उस तरीके से आई थिंक सेटअप तो 20,000 से 21,000 का है। इनफैक्ट हमारी टीम ने एक नोट निकाली थी जो 21,000 का टारगेट दे रही है। जो भी अगर आप परसेंटेज के हिसाब से देखेंगे तो वो भी एक लगभग 10% का मूव है। तो आप 10% का मूव अगले 6 से 8 महीने में प्री इलेक्शन देख सकते हैं। डेफिनेटली बैंकिंग लीड करेगा, जो हम काफी टाइम से स्टक रिकॉर्ड की तरह बोलते आ रहे हैं। तो वो आई थिंक वी होल्ड आवर व्यू टू दैट। देयर इज नथिंग न्यू, देयर इज नो चेंज इन आवर व्यू आउट देयर। एक्चुअली मैंने भी अपना करियर उसी टाइम पे शुरू किया था, वो 2003 से ही शुरू किया था। तो मैं भी खैर उस समय काफ़ी सीख ही रहा था सब मार्केट के गुर, आज भी सीख ही रहे हैं। खैर आई थिंक मैच्योर तो मार्केट में शायद कोई भी नहीं होता है, रोज़ ही हम मार्केट से कुछ ना कुछ नया सीखते हैं। आपने बैंक की बात की, ऑटोमोबाइल पर क्या व्यू होगा? ऑटोमोबाइल भी एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग सेक्टर रहा है। जी, ऑटो काफी स्ट्रॉन्ग रहा है, और जिस तरीके से हमने पिछले 3-4 महीने में देखा है कि टू व्हीलर्स काफी चले, एंड देन अब वहां पे आपका जो हीरो ने एक डिसरप्शन किया, आयशर का जो हम देख रहे हैं,
तो आई थिंक पॉजिटिव है सेक्टर पे। आई थिंक सेक्टर ओवरऑल ठीक करेगा। उसमें मारुति काफी टाइम से नहीं चला है, हम पॉजिटिव है मारुति पे, हमारे मॉडल में है। हमें लगता है कि यहाँ से प्रोबेबली इट विल टेक अ लीड एटलीस्ट फॉर द नेक्स्ट 12 मंथ्स। एंड हम अभी सिर्फ 12 महीने की बात कर रहे हैं। जितने भी कल आई वाज आल्सो वाचिंग कि एंसिलरीज में भी जो बहुत स्टॉक्स चल चुके हैं और बहुत, बहुत नहीं चले हैं, तो वहां पे भी मूव काफी स्ट्रांगली आ रहा है। तो आई थिंक ऑटो ऑटो एंसिल में अभी काफी लेग्स बाकी हैं। आप मारुति, अशोक लेलैंड, ऑल ऑफ दीज आर क्लोज टू टेक्निकली ऑन अ ब्रेकआउट लेवल। तो आपको 5 से 7% का मूव इन द नेक्स्ट 3 मंथ्स इनमें भी सब में मिल सकता है। एंड यू नो थिंग्स लाइक मदरसन जो काफी अटके हुए थे, वो भी अब 52 वीक हाइज पे बंद हो रहे हैं। तो आई थिंक डेफिनेटली देयर इज स्टिल मोर लेग्स टू द ऑटो सेक्टर, would be positive on them. You know, I think it is banks, autos and infra which is going to lead. इंफ्रा तो इस तरीके से आज भी मतलब जिस तरीके से सुबह से मूव कर रहा है, चाहे वो सीमेंस है, एबीबी है, कमिंस विच इज क्लोज टू यू नो इट्स ऑल टाइम हाई, सब ये सब दिख रहे हैं कि पावर। एंड आई वाज जस्ट लिसनिंग, मैंने जब लॉग इन किया तो एनटीपीसी के ऊपर कॉल आ रही थी। तो पावर, इवन यूटिलिटीज एंड पावर यूटिलिटीज सब ठीक लग रही हैं। सब लग रहा है कि एटलीस्ट 5 से 6% देंगी। तो अगर आप देखेंगे कि अगर 5 से 6% आपका बैंक निफ्टी दे दे, इंफ्रा दे दे, ऑटो दे दे, आप ऑटोमेटिकली 7 से 8% ऊपर होंगे। सो इट इज ओनली सेक्टर्स लाइक से आई वुड से आईटी इज स्टिल क्वेश्चन मार्क कि वो सपोर्ट देगा कि नहीं। बाकी उसके अलावा तो सब जगह से आपको सपोर्ट मिलेगा। एंड दैट गेट्स यू नॉट जस्ट टू 20,000 बट क्लोजर टू 21,000। अनुज, गुड मॉर्निंग। वीरेंद्र बोल रहा हूँ। आपने तो वो 2004 की याद दिला के ना थोड़ा सा सुबह सुबह हिला दिया दिमाग को। मुझे याद है 2004 अप्रैल में मैंने मार्केट ज्वाइन किया था, मतलब और अप्रैल में बड़ी तेज़ी थी, अच्छा लगता था। रोज़ शाम को कोल्ड ड्रिंक समोसे आते थे। फिर सडनली मई के महीने में जब पहली बार लोअर फ्रीज देखा 17 मई को, तब मालूम चला कि ये होती क्या है ब्रोकिंग। शाम को मुझे याद है क्या कहते हैं अनुज जी, लोगों की घंटियां बजा बजा के हमने चेक कलेक्ट करे थे। आप लोअर फ्रीज जब फर्स्ट डे लगा था तो कैसा फील कर रही थी और क्या महसूस हुआ था उस दिन? तो मैं भी काफी आपसे तो बड़ी थी, लेकिन मैं भी काफी नई थी मार्केट्स के लिए। तो मुझे याद है कि 2007 से 7 के बीच में चाहे मार्केट्स ने बहुत अच्छे रिटर्न दिए, बट कम से कम 3 बार हमने बहुत बड़े करेक्शन दिए। तो जो पहली बार करेक्शन देखा था तो वो तो अनबिलीवेबल लगा था। उसके बाद मेरे को याद है कि जब टर्किश करेंसी फ्रीज हुई थी, तब जो हाल हुए थे और हम 25-30% का कट देखा था। आई थिंक वो एक बहुत बड़ा लेसन था लाइफ में सीखने का कि रिटर्न्स आप सेफ स्टॉक्स में चेस करें तो बेटर है। मिड कैप्स चाहे हाई बीटा देते हैं, बट आपको आपके स्टॉप लॉसेस पता होने चाहिए। और बेसिकली मार्केट इज अ बिग इक्वलाइजर। और जैसे कि अनुज बोल रहे थे कि हम हर दिन जीते हैं और हर दिन सीखते हैं। आई थिंक आज तक मैं कभी ये नहीं बोल सकती हूँ कि मैं इस मार्केट को समझ सकी हूँ। तो आई थिंक वो अगर आप में वो एटीट्यूड, और मैंने बहुत बड़े मार्केट प्लेयर्स को देखा है जो हमेशा बोलते हैं कि मार्केट भगवान है। तो दे नो दैट यू कांट काइंड ऑफ सेकंड गेस द मार्केट, यू जस्ट फॉलो द ट्रेंड। जैम, इस बाजार की सबसे बड़ी सीख लगभग 2 दशक की यही है, विनम्र रहिए। कोई भी इस बाजार में चोटी पर नहीं रहता, कभी भी विनम्र रहिए। खैर, अब आते हैं एक बार फिर से स्टॉक्स पे बात करने के लिए। अनुज जी, अब एक सेक्टर जिसने रत्ती भर पार्टिसिपेट नहीं किया इस अपस्विंग में 19,500 तक के, दैट्स आई थिंक आईटी। और अब आईटी में जिस प्रकार से अब अर्निंग सीजन शुरू हो गया आज से, आप लोगों ने प्री नंबर्स प्लेसमेंट कैसे किया है, क्लाइंट्स को क्या व्यू दिया है, सजेस्ट किया है, कैसे अप्रोच कर रहे हैं आप आईटी को, मिड कैप आईटी को, लार्ज कैप आईटी को? देखिए, जहां तक कि आईटी का सवाल है, मिड कैप आईटी के नंबर्स डेफिनेटली पिछले 2 साल से 3 साल से इट्स ऑलवेज बीन अ केस कि दे हैव आउट परफॉर्म। वी हैव हैड अ पिक्स व्हिच आर वेरी कॉमन कि हम परसिस्टेंट, कोफोर्ज इसमें काफी स्ट्रांग रहे हैं। बट जहां तक कि लार्ज कैप आईटी का सवाल है, अगले 2 क्वार्टर भी हम यही सोच रहे हैं कि ये नंबर्स वीक टू, जो एक्सपेक्टेशन है वो ऑलरेडी सबकी वीक हो चुकी है। अब यहाँ पे पिछले क्वार्टर हमने इन्फी को देखा था एक नेगेटिव सरप्राइज देते हुए। नॉट दैट आई हैव एनी इंक्लिंग की नंबर्स क्या आएंगे, बट अगर मैं चार्ट्स को देखूं तो मुझे टीसीएस में भी कंफर्ट नहीं आ रहा है।
और जब तक अगर आप मेरे को इंडेक्स की बात करें तो जब तक आपका आईटी इंडेक्स रियली 31,000 नहीं क्रॉस करेगा, वो ओवरहैंग जो है वो नहीं निकलेगा। और 10% आईटी का मूव आने में मुझे लगता है शायद साल भर के ऊपर लग जाए। तो मुझे निफ्टी आईटी में अभी भी कोई बहुत बड़ी उम्मीद नहीं है, सिर्फ एक चैनल मूवमेंट करता रहेगा। अगर आप आज का मूवमेंट देखें तो इन्फोसिस 1340 के आसपास बिल्कुल एक रेजिस्टेंस लेवल के आसपास है। तो अगर रिजल्ट अच्छा हुआ तो स्क्वीज डेफिनेटली आएगा, बट क्या उसको टीसीएस सपोर्ट देगा विल बी द बिग क्वेश्चन ऑन whether the whole sector can move, because weightage of the index is only majorly in these two. तो वहां से मुझे अभी भी कोई ज्यादा उम्मीद नहीं है। इनफैक्ट मेरे ख्याल से अगर 1400 के आसपास इन्फोसिस निकल गया तो काफी लोग जो फंसे हुए हैं या जिनको एग्जिट नहीं मिला है वो शायद इसमें से उस समय वॉकआउट करें, बिकॉज ग्रोथ अभी भी वहां पे 7 से 8% ही है। और आपको अगर डोमेस्टिक कंपनीज में 12 से 15% ग्रोथ मिल रही है, आपको एचडीएफसी बैंक जैसा कंपनी 17-18%, जबकि उसने गाइडेंस खराब की है इस बार उसने भी, बट अगर वहां पे आपको 16% 15% ग्रोथ भी मिल रही है तो आप 8% की ग्रोथ के ऊपर डेफिनेटली स्विच आउट करेंगे। तो आई थिंक वहां पे अभी भी ओवरहैंग है और आई थिंक रहेगा थोड़े टाइम। ओके, चलिए अनु जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आप इस कार्यक्रम में शामिल हुई। निफ्टी स्ट्रक्चर, बाजार के स्ट्रक्चर और सेक्टर स्पेसिफिक अपने व्यू देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया मैम, बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए अब इस कार्यक्रम में तो फिलहाल इतना ही, और आज ये दिन आखिरी है एचडीएफसी का। आज सुबह 4 लाइनें मैंने इसी पे लिखी थी कि लाखों के बनवाए आशियाने तूने, लाखों के बनवाए आशियाने तूने, लाखों की दुकानें खुलवाई, मैंने भी बहुत चुकाया ब्याज, बहुत चुकाई ईएमआई, जिक्र कर दूं सोचा एक बार फिर तेरा, आज फिर आखिरी बार तेरी याद आई। एचडीएफसी, अलविदा एचडीएफसी। लेकिन इस सफर को आइए जानते हैं 45 साल के सुमित के साथ। तो एचडीएफसी लिमिटेड, जहां पर आज आखिरी कारोबारी सत्र है कंपनी की तरफ से, और उसके बाद कल से नई एंटिटी के अंदर कामकाज होता हुआ दिखाई पड़ेगा, यानी कि एचडीएफसी बैंक की जो नई एंटिटी होगी उसके अंदर कामकाज होता हुआ दिखाई पड़ेगा। लेकिन ये सफ़र काफ़ी बड़ा, काफ़ी रोचक, काफ़ी इंटरेस्टिंग रहा, और बहुत बड़ी वेल्थ क्रिएशन जर्नी इस कंपनी ने तय की है बीते 45 सालों के दौरान। एक एक करके वो सभी आंकड़े जो हैं वो आपकी स्क्रीन पर आते हुए दिखाई पड़े हैं, कैसे इस कंपनी ने कामकाज की। 1978 में 100 रुपए की फेस वैल्यू के साथ इस कंपनी की शुरुआत हुई थी। एचडीएफसी लिमिटेड की बात कर रहा हूँ, 1978 में ये शुरुआत हुई थी इसकी, और 100 रुपए की उस समय पर इसकी फेस वैल्यू थी जब ये कंपनी लिस्ट हुई थी। फिर कंपनी ने बैक टू बैक कई सारा राइट्स इशू लाए, 1987 में, 1990s में राइट इशू आते रहे, और मल्टीपल टाइम उसके बाद भी कंपनी कई राइट इशू आए। 1993 से कंपनी के साथ कई सारी डोमेस्टिक इंटरनेशनल जो इन्वेस्टर्स हैं वो एसोसिएट हुए, और तब से लेके आज तक बड़े सारे इन्वेस्टर्स कंपनी में एसोसिएटेड रहे भी विद टाइम। ये कुछ एडजस्टमेंट की जर्नी 1978 में 100 रुपए की फेस वैल्यू के साथ से शुरुआत की, 1999 तक आते आते 100 रुपए की फेस वैल्यू 10 रुपए की फेस वैल्यू में स्प्लिट हुई, 2002 तक आते आते 1:1 का बोनस हुआ, और 2010 में करीब 10 की फेस वैल्यू 1 रुपए की फेस वैल्यू के अंदर आते हुए दिखाई पड़ी। तो एक बड़ा एडजस्टमेंट यहाँ पर एचडीएफसी लिमिटेड के अंदर देखने को मिला। इतना ही नहीं, इसने एक बड़ी वेल्थ क्रिएशन जर्नी भी तय करी, क्योंकि आंकड़े पूरे नहीं तो 1998 से ही इसकी जर्नी आपके सामने रखी गई है। 28 रुपए का शेयर सारे एडजस्टमेंट्स के बाद करीब 2747 रुपए के आसपास पहुंचा, यानी रफली 9700% के आसपास का रिटर्न एचडीएफसी ने इस ड्यूरेशन में दिया। क्यों है जरूरी एचडीएफसी बैंक, क्यों इतना इसका नाम है? क्योंकि देश की सबसे बड़ी हाउसिंग फाइनेंस कंपनी है। इसने न केवल हाउसिंग फाइनेंस में बड़ा पैठ रखा है, बल्कि इस सेक्टर का डोमिनेंस तो है ही है। इसके अलावा कंपनी ने एक अच्छी वेल्थ क्रिएशन जर्नी भी क्रिएट की है। मार्केट कैप के लिहाज से देश की 10वीं सबसे बड़ी कंपनी है एचडीएफसी लिमिटेड। इसके अलावा कंपनी के पास करीब 4017 कर्मचारी, रफली 523 आउटलेट्स जिसके जरिए कामकाज करते हैं, जो कि आगे चल के एचडीएफसी बैंक के साथ मर्ज होते हुए दिखाई पड़ेंगे।
इतना ही नहीं, कंपनी के लिए अगर कुछ और इन्वेस्टमेंट्स की बात करी जाए तो एचडीएफसी बैंक में करीब 21% हिस्सेदारी है एचडीएफसी लिमिटेड की, एचडीएफसी लाइफ में करीब 49%, एचडीएफसी लिमिटेड की करीब एचडीएफसी एएमसी में 53%, एचडीएफसी अर्गो में 50%, एचडीएफसी कैपिटल में 90% और एचडीएफसी क्रेडिला जो कि 100% ओन्ड सब्सिडरी है। तो इस तरह के बड़े इन्वेस्टमेंट भी हैं। तो ना केवल इस कंपनी के अंदर हाउसिंग फाइनेंस कारोबार है, बल्कि इन्वेस्टमेंट वैल्यूज भी काफी ज्यादा, देश की सबसे बड़ी 10वीं सबसे बड़ी कंपनी के तौर पर ये शुमार है। और लास्टली एक अच्छे हाउसिंग फाइनेंस स्पेस में कंपनी का स्ट्रॉन्ग डोमिनेंस है। तो आज आखिरी कारोबारी सत्र एचडीएफसी लिमिटेड का, कल से आप नई एंटिटी एचडीएफसी बैंक के अंदर कामकाज होते हुए देखेंगे। जी हाँ, शुक्रिया सुमित। एचडीएफसी के इस पूरे 45 साल के सफर को बस चंद मिनटों में पिरोने के लिए कल से एचडीएफसी बैंक, ये होगा नाम, वहीं होगा सारा काम। शुक्रिया। इस बीच थोड़ा सा मैं विषय को बदलता हूं, एचडीएफसी से बाहर निकल के लेट्स ब्रिंग मारुति। आपकी स्क्रीन पे कुछ स्टॉक्स जो कि अच्छा डिलीवर कर रहे हैं, उसमें मारुति शामिल है एट डे हाई 9938। अगेन वो जो 10,000 का क्लस्टर है उसके बेहद नजदीक ट्रेड कर रहा है। मैं कुछ स्टॉक्स यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ जो कि शायद सेकंड हाफ के लिए काफी महत्वपूर्ण होंगे या फिर मिड सेशन के लिए। एक हेवल्स भी लेके आइएगा, और हेवल्स आपकी स्क्रीन पर ट्रेड करता हुआ करीब 1298 पे बैकफुट पे आया है। कल के एक बहुत स्ट्रांग मूव के बाद थोड़ा सा बैकफुट पे आ रहा है, 20 DMA को टेस्ट करता हुआ। बट इस वक्त मेरे ख्याल से जो स्टॉक सबसे अच्छा मूव देता हुआ वो है बायोकॉन। सुबह हमने ट्रेड पे किया था करीब 258 की रेंज में, और एक आपका मारुति डे हाई की ट्रेजेक्टरी में आके ट्रेड करता हुआ। इंडेक्सेस लेके आइएगा। निफ्टी बैंक पे हमारी जो मॉर्निंग की अप्रोच थी, जिसमें करीब बैंक निफ्टी स्पेशली 44,651 तक के डिप को बाय कीजिएगा। आज का लो रहा करीब 690 की ट्रेजेक्टरी, और 956 की ट्रेजेक्टरी में निकल जाइएगा, क्योंकि अभी आपके पास यही ट्रेड चैनल है। इंडेक्स जूझता हुआ एक रेंज में, लेकिन अगर आपके पास भी कोई प्रश्न है जिससे आप जूझ रहे हैं तो उसका निवारण, उसका उत्तर जुटाएंगे नीरज जी ट्रेडर्स हॉटलाइन में। नीरज जी, एचडीएफसी का आखिरी दिन, लेकिन पारी हम आपको सौंप देते हैं अब आपके हाथ में। बिल्कुल, और मार्केट जो है इस समय ठंडा पड़ता हुआ दिख रहा है। निफ्टी मात्र 2 पॉइंट बचा है। चलिए इस बीच देखते हैं लोगों के क्या सवाल हैं, और डेल्टा कॉप भी 15% नीचे है इस वक्त। शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ।